चलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12th में, ठीक है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व में आगे के टॉपिक को देखेंगे। इससे पहले जो पढ़ाया गया था उसके आगे बढ़ेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, हेडिंग होगी आपकी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, आवेशित कण की गति, ये होगा आपका। ठीक, इसमें फर्स्ट केस है, पहला केस चलेगा जब कण समांतर अथवा प्रतीक समांतर प्रवेश करे। जब कोई कण समांतर अथवा प्रति समांतर प्रवेश करे, अथवा प्रति समांतर प्रवेश करे, ठीक है। तो क्या होगा, देखो पहला केस है, ठीक। देखो जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। कोई कण या तो यहाँ से प्रवेश करे इस साइड से, और या तो इस साइड से प्रवेश करे, ऐसे समांतर समांतर, ठीक है। तो दोनों ही केस में एक बार थीटा बराबर 0 होगा, ठीक है। पहले केस में थीटा बराबर 0 या थीटा बराबर 180, ठीक। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, एफ एम बराबर होता है आपका क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक। अब थीटा के मान चाहे 0 डिग्री हो चाहे 180, दोनों के केस में एफ एम बराबर क्या होता है आपका 0 ही होगा, ठीक। ये पहला केस हो गया, ठीक है। अतः इस स्थिति में कण पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, अतः इस स्थिति में कण पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, ओके, ठीक। ये हो गया पहला केस। चलिए अब बात करते हैं हम सेकंड केस की। देखिए सेकंड केस क्या कहता है, ठीक। जब कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे, ठीक है। क्या करें, सेकंड केस है जब कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करें। क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करें, ठीक। तो देखो जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है कोई कण, तो ये आपका वृत्ताकार मार्ग पर घूमता है, ठीक है। देखो ऐसे जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा, लंबवत प्रवेश करेगा, देखो माना कोई कण जो है वो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कागज के तल के लंबवत है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ है, कागज के तल के लंबवत ऐसे दी गई है आपको हर जगह पर, ठीक है। अब समझिए, मान लिया कि कोई कण जो है वो इस जगह से ऐसे प्रवेश करता है, क्यू कण है वी वेलोसिटी से यहाँ परपेंडिकुलर अंदर की ओर है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, ये नीचे से प्रवेश कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी इस साइड में, इसका फोर्स हो जाएगा इस साइड में, ठीक है। यहाँ पर भी इस साइड में वेलोसिटी फोर्स हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी, इधर फोर्स हो जाएगा। ऐसे इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद इधर वेलोसिटी हो जाएगी और फोर्स किधर की ओर, अंदर की ओर, मतलब हर कंडीशन में फोर्स अंदर की ओर और वेलोसिटी टेंजेंशियल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। तो देखो कण पर कार्यरत सबसे पहले निकालेंगे कण पर कार्यरत चुंबकीय बल, ठीक है। लिख लेंगे कण पर कार्यरत चुंबकीय बल, ठीक। चुंबकीय बल क्या हो जाएगा आपका, एफ एम इज इक्वल टू, आपने पढ़ रखा है क्यू बी साइन थीटा, क्यू बी बी साइन थीटा। अब जो ये आपका एंगल है थीटा, वो वी और बी के बीच का, तो वेलोसिटी किधर की ओर है, देखो इधर की ओर है इस साइड में, ये देखो ये वेलोसिटी दी गई है, और मैग्नेटिक फील्ड है कागज के तल के लंबवत अंदर, मतलब दोनों के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री, क्योंकि थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। दैट मीन्स एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 का मान एक होता है, छोड़ दिया, ठीक है। देखो चूंकि किसी कण को, अब एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, चूंकि किसी कण को किसी कण को वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, घूमने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। मैकेनिक्स में पढ़ाया जाता है, अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, क्लियर है, ठीक। अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। और यह इसे मिलता कहाँ से, यह
कण को चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। तो इसका मतलब जब ये बल, ये जो अभिकेंद्र बल है चुंबकीय बल से मिलता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं ना कि अभिकेंद्र बल बराबर किसके होगा? चुंबकीय बल के। तो लिख लो यहाँ पर, इसलिए अभिकेंद्र बल बराबर किसके हो जाएगा बेटा? चुंबकीय बल के बराबर चुंबकीय बल। तो अभिकेंद्र बल का फार्मूला mv² ठीक है, और बराबर हो जाएगा आपका Fm। बराबर क्या हो जाएगा? Fm, मतलब mv²/r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना आपके पास? QVB। ठीक, तो v से एक v तो हो गया कैंसिल। यहाँ से अगर r बराबर देखें तो mv/ क्या हो जाएगा? r ट्रांसफर कर लो, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा mv/qv। क्लियर? सीधे सीधे r का मतलब, मतलब जो ये पथ की, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या होगी वो r इक्वल टू क्या आ जाएगी? mv/qv। ठीक है, अब देखो, यदि कण की गतिज ऊर्जा, यदि कण की गतिज ऊर्जा कितनी हो? कैपिटल के हो, तो के बराबर होता है हाफ mv²। क्या हो जाएगा? हाफ mv²। यहाँ से v² निकाल लो बेटा, v² बराबर कितना हो जाएगा? इसको ऊपर किसका दें थोड़ा, ये हो जाएगा आपका v² बराबर 2k/m। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखिए तो समीकरण नंबर 1 से अगर मैं मान रख दूँ, ठीक है, देखो r यहाँ से k इक्वल टू mv² हो जाएगा, तो v² बराबर 2k/ क्या हो जाएगा? m। तो v बराबर कितना हो जाएगा बेटा? √2k और बाई कितना? m। अब देखो, यदि इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करें, v वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करें, विभवांतर से त्वरित करें, तो स्मॉल v ये वेलोसिटी है, √2q इंटू वी बाई कितना? m। और चूंकि इलेक्ट्रॉन इसलिए q बाई कितना? m। तो v बराबर √2ev/m। v वाला वोल्टेज है, छोटा वाला वेग है। ठीक, इतनी वेग से ये कण क्या करेगा? गति करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इस कण का आवर्तकाल क्या होगा उसको निकाल लेते हैं। किसका दें इसको? देखो, आवर्तकाल बराबर क्या हो जाएगा आपका? अगर आवर्तकाल निकालना चाहें तो आवर्तकाल क्या निकाल सकते हैं? ये हो जाएगा आवर्तकाल। आवर्तकाल का फार्मूला क्या होता है भाई? एक चक्कर। तो ये हो जाएगा t इक्वल टू समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी वृत्ताकार पथ पर 2πr और बटे कितना? v। तो अगर r इक्वल टू mv/qb लगा लें, लिख लें mv/qb, तो हो जाएगा कितना? t इक्वल टू 2π/v और r का मान mv/ कितना? qb। v से v कैंसिल, t इक्वल टू कितना बचा? 2πm/ में कितना? qb। 2πm/ कितना? qb। तो इस तरीके से ये हो गया आपका। अब देखो, फ्रीक्वेंसी अगर आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति आवर्तकाल का उल्टा होता है, तो मतलब ये हो जाएगा आपका कितना? f इज इक्वल टू 1/t। मतलब f इज इक्वल टू 1/t का मतलब 2πm/ में कितना? qb। भिन्न पलट जाएगी, f इज इक्वल टू qb/ कितना? 2πm। ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया आपका। अब देखो अगला टॉपिक क्या है? जब कोई कण, देखो यहाँ से ध्यान देंगे, देखो जब कोई कण, अगला टॉपिक होगा, जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करे, थीटा कोण पर प्रवेश करे। ठीक, तो देखो ये के अगला डेरिवेशन है। ठीक, देखो मान लिया कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है P, कितना है? B, और ये आपका इधर की ओर है। ठीक, अगर ये डायरेक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, अब कोई पार्टिकल जो है वो यहाँ से ऐसे प्रवेश करता है, और किस वेलोसिटी के साथ? v वेलोसिटी के साथ थीटा कोण पर। और ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र है पूरे में। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, तो ये कण जो है वो क्या करेगा? कुंडलनीकार पथ पर ऐसे ऐसे क्या करेगा? गति करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इस v को दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा v cos थीटा और ये आ जाएगा v sin थीटा। ठीक, तो v cos थीटा इसको रेखीय गति प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? v cos थीटा जो है वो रेखीय गति देगा। कैसी गति देगा? रेखीय गति प्रदान करेगा। ठीक है, जबकि v sin थीटा इसे वृत्ताकार गति प्रदान करेगा।
कौन सी गति? वृत्ताकार गति प्रदान करेगा। और दोनों गतियों के प्रभाव के कारण यह जो है वो क्या करेगा? कुंडलिनीकार, मतलब वृत्ताकार पथ भी लेगा और रेखीय गति भी, इसीलिए कुंडलिनीकार पथ पर गति करेगा। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब देखो स्टेटमेंट लिखा है, जब कोई आवेशित कण, नोट्स होंगे सबके पास, जब कोई आवेशित कण थीटा कोण पर प्रवेश करता है तो आवेशित कण कुंडलिनीकार पथ पर गति करता है। ठीक है, ये लिखेंगे। v को दो घटकों में विभाजित करने में v cos थीटा तथा v sin थीटा मिलता है। v cos थीटा इसको रेखीय गति, v sin थीटा इसको वृत्ताकार गति प्रदान करता है। दोनों गतियों के प्रभाव के कारण यह जो है एक कुंडलीकार पथ पर गति करता है। इस कुंडलीकार पथ की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? कुंडलिनीकार पथ की त्रिज्या। ठीक, अगर कुंडलिनीकार पथ की त्रिज्या देखें तो r बराबर हो जाएगी वही m, लेकिन v अब की बदला है, रेखीय गति दे रहा है mv cos थीटा अपॉन mv cos थीटा, सॉरी वृत्ताकार गति, भाई वृत्त बनाना है ना। तो देखो वृत्त की बात करें तो वृत्त कौन देगा? v sin देगा, cos थीटा की गति प्रदान करेगा ना। तो यहाँ हो जाएगा v और साथ में कौन? sin थीटा और बटे QV। ठीक, बाकी सब सेम है। और बाकी आवर्तकाल में कोई अंतर नहीं, t इक्वल टू 2πm अपॉन QV, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी का कोई काम ही नहीं है। ठीक, तो आवर्तकाल हो गया। फ्रिक्वेंसी अगर आवर्तकाल में नहीं तो फ्रिक्वेंसी भी वही QV अपॉन कितना? 2πm, कोई अंतर नहीं। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका पूरा हुआ। ठीक है, ये डेरिवेशन। अगला टॉपिक है लारेंज बल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, लारेंज बल। देखो लारेंज बल, देखो जब कोई कण किसी ऐसे स्थान पर गति करे, ठीक है, देखो ये एक्सिस है ऐसे, ठीक, ऊपर की ओर, और यहाँ पर ध्यान दो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कागज के तल के लंबवत किधर की ओर लिया मैंने? अंदर की ओर। ठीक, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, अब देखो अगर कोई आवेशित कण, मान लो धनावेशित कण है, इधर की ओर गति कर रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी c के साथ इधर की ओर गति कर रहा है, तो अगर हम FBI लगाएंगे तो देखो जो इस कण पर जो बल लगेगा वो तो चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, ये Fe, क्योंकि नियम है जिस दिशा में धारा चल रही है उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अगर हम फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगाएंगे तो फोर्स ऊपर लगेगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाइए तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर, इनके बीच का कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। तो जब कोई कण किसी ऐसे स्थान पर गति करे, लारेंज बल की परिभाषा सुनो, जब कोई कण किसी ऐसे स्थान पर गति करे जहां पर वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों, तो कण पर कार्यरत कुल बल जो होता है वो क्या कहलाता है? आपका लारेंज बल कहलाता है। बात समझ में आई? फिर से एक बार सुन लो, जब कोई आवेशित कण किसी ऐसे स्थान पर गति करता है जहां पर वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों हों, वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, तो आवेशित कण पर कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? आपका लारेंज बल कहलाता है। ठीक, हो गया आपका। अब देखो कण पर कार्यरत, अब सूत्र याद कर लें, कण पर कार्यरत वैद्युत बल पहले निकालो, कण पर वैद्युत बल, तो वैद्युत बल निकालो, तो वैद्युत बल का फार्मूला F इज इक्वल टू Q इंटू ई, हो जाएगा Q इंटू ई वेक्टर। ठीक, F इज इक्वल टू Q इंटू ई। अब निकाल लो चुंबकीय बल, अगर चुंबकीय बल पूरे कण पर निकालें तो एफ एम इज इक्वल टू, नोट्स देखे रहना, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में मिलेगा, V इज इक्वल टू V क्रॉस B, पढ़ रखा है। ठीक, कण पर कार्यरत कुल बल, कण पर कार्यरत कुल लारेंज बल। ठीक, क्या हो जाएगा? एफ एम इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में वेक्टर V क्रॉस B, है ना, सॉरी ये तो हो चुका है ना, इसको हटा दें। ठीक, देखो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखो कुल बल, एफ नेट बराबर आ जाएगा, एफ नेट बराबर एफ ई और प्लस कितना? एफ एम, वैल्यू रख लो, एफ वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू ई वेक्टर और प्लस Q ब्रैकेट में B क्रॉस B वेक्टर। ठीक, आप Q को बाहर कर लीजिए, विद इन ब्रैकेट E वेक्टर और प्लस B क्रॉस B वेक्टर। ठीक, किया गया आपका F नेट। ये लारेंज बल का फॉर्मूला, क्लियर? यही लारेंज बल है। ठीक है, अब देखो ये हटा दें, चलिए देखिए अगला टॉपिक है आवेशित कण की गति का वर्णन। अगला टॉपिक है आवेशित कण की गति का वर्णन। ठीक है, आवेशित कण की गति का वर्णन जब वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो।
वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ऐसी जगह पर कोई कण गति करे जहां वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहला केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट देखो, जब वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र समांतर हो। क्या हो? समांतर। ठीक, पहला केस है जब वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र समांतर, मतलब इसी डायरेक्शन में ई भी और इसी डायरेक्शन में बी भी। ठीक, और तब कोई कण इधर प्रवेश करे। लेकिन इसमें भी केस है, पहला केस जब कण स्थिर हो, जब कण स्थिर हो। ठीक, जब कण स्थिर, इसके अंदर पहला केस। ठीक, देखो कण पर कुल बल क्या लगेगा? एफ नेट इज इक्वल टू एफ एम और प्लस एफ ई। तो जरा देखो, एफ नेट इज इक्वल टू, भाई एफ एम क्या हो जाएगा? एफ नेट इज इक्वल टू, एफ एम तो जीरो हो जाएगा, एफ ई केवल बचेगा क्यू ई। क्यों भाई? एफ एम का मान जीरो क्यों होगा? क्योंकि स्थिर आवेश पर, यहाँ पे लिख लेंगे, चूंकि स्थिर आवेश पर चुंबकीय बल नहीं लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चुंबकीय बल नहीं लगता। वैद्युत बल तो लगता है लेकिन चुंबकीय बल नहीं लगता है। ठीक, ये हो गया पहला केस। जब आवेश गतिमान है, बी केस, दूसरा वाला केस। ठीक है, दूसरा केस क्या होगा? सेकंड केस, जब आवेश क्या है? गतिमान है। जब आवेश गतिमान है, ठीक, तब जब आवेश क्या है? गतिमान है। ये बी, इसका बी वाला केस, ए वाला ये था, फर्स्ट वाला ये था, सेकंड वाला ये। ठीक है, जब आवेश गतिमान हो गया तब क्या हो जाएगा? तब दोनों बल कार्य करने लगेंगे। इस केस में एफ ई बराबर क्यू ई तो होगा ही, लेकिन एफ एम बराबर क्या हो जाएगा आपका? वही क्यू विद इन ब्रैकेट वी क्रॉस वी हो जाएगा आपका। ठीक है, एफ नेट बराबर वही सेम निकलेगा, एफ नेट इज इक्वल टू एफ ई प्लस कितना? एफ एम, मतलब ये क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, ये हो जाएगा आपका। ठीक, आप इसको कॉमन कर लीजिए। क्या करिए? कॉमन कर लीजिए। तो हो जाएगा एफ एम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्यू कॉमन ब्रैकेट में ई प्लस बी क्रॉस बी। ठीक, ये हो जाएगा एफ नेट। बात समझ आए? ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? अब देखो, अगर वी और बी, इसमें भी वी और बी, देखिए यदि यह बी और बी समान दिशा में है, इसमें भी यदि वी व बी कहाँ है? समान दिशा में, मतलब थीटा बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। तो एफ एम बराबर फिर से क्या हो जाएगा? क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई, और ये वी इंटू बी के बीच का वी बी साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी और थीटा बराबर जीरो। तो एफ एम बराबर फिर से किसके बराबर आ जाएगा? क्यू ई, एफ नेट बराबर। समझ में? तो ये केस पे डिपेंड करता है। ठीक, अब देखो, कण का वेग अगर याद करना हो, ठीक है, कण का त्वरण, देखो कण का त्वरण, अगर कण का त्वरण चाहिए, त्वरण के लिए सिंपल सी फार्मूला है, ए बराबर एफ बाई एम। ठीक, अब एफ बाई एम तो ये हो जाएगा क्यू ई बाई एम। क्या हो जाएगा? क्यू ई बाई एम। अब अगर वेग चाहते हैं, कण का वेग क्या होगा? कण का वेग, चलिए देखिए कण का वेग क्या होगा। देखिए कण का वेग, कण का वेग जब निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? यहाँ से देखो, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकालना, तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा बेटा। ठीक, इसको ऊपर खिसका लें थोड़ा सा। तो यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ूँ, देखिए यहाँ पे वैल्यू रख लो सबकी। तो वी एक्स बराबर यू एक्स तो जीरो हो जाएगा, पर ए एक्स का मान अभी भी ऊपर निकाला, क्यू ई बाई एम और इंटू कितना? टी। तो इसका मतलब वेलोसिटी जो हो जाएगी क्यू ई वेक्टर, ठीक है, और बटे में कितना? एम इंटू टी। ये वेलोसिटी निकल आएगी कण की। ठीक, तो हो गया आपका। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब अगला टॉपिक देखो, इसको हटा देते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। ठीक, देखो माना
ये आपका क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, इसमें एक धारावाही चालक रखा हुआ है ऐसे, बहुत पतला सा ऐसे। ठीक, ऐसे रखा है। अब देखो इसमें धारा जो है वो इसकी एक्सिस के अलाउंग, देखो एक्सिस ऐसे बनी है। ठीक है, इसमें धारा इधर से इधर को बह रही है। ठीक, धारा क्या कर रही है, इधर से इधर को, एक्सिस धारा इधर से इधर ले बह रही है। ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब जरा लिखेंगे, लिखेंगे कॉन्सेप्ट लिखेंगे कि माना, ठीक है क्या लिखेंगे, माना धारावाही चालक की लंबाई L, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A, ठीक है, और तथा प्रति एकांक आयतन में, स्टेटमेंट लिख लेंगे, माना धारावाही चालक की लंबाई L, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A तथा प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इस मामले में चालक में धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। चालक में धारा जो है वो नीचे से कहाँ प्रवाहित हो रही है, ऊपर की ओर। चलिए देखिए, देखिए नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक, अब यदि चालक में देखो, यदि डेरिवेशन, यदि चालक में उपस्थित, स्टेटमेंट लिख लेना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो, तो एक रिलेशन पढ़ रखा आपने, I बराबर NeAVd पढ़ रखा है ना आपने, इसकी इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दीजिए। ठीक, ये हो गया आपका। अब देखो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल ज्ञात कर लो। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल। ठीक, समझो बात को। देखो भाई, देखो अगर धारा इसमें इधर को फ्लो कर रही है इस तरफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज उधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस दिशा में आ रहा है। ठीक, समझ, देखिए तो देखो अब एक इलेक्ट्रॉन पर, केवल एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल ज्ञात कर लो। ठीक है, तो चुंबकीय बल जो एक इलेक्ट्रॉन पर लगेगा उसको मैंने कह लिया एफ डैश, क्या था कह लिया, एफ डैश। उसका फार्मूला होगा क्यू वी बी साइन थीटा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, क्यू बी साइन थीटा। अब देखो ये इससे थीटा एंगल पर ही रहने दो इसको। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन पर निकलेगा। ठीक है, टोटल एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल हो जाएगा। चलिए देखिए, एफ डैश इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा हो गया। एक बात तो ये हुआ, देखो चूंकि प्रति एकांक आयतन में, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे सीधे, चूंकि प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको दी गई है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर स्मॉल एम। ठीक है, तो देखो टोटल चालक की कुल आयतन कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लंबाई। अगर इस चालक की लंबाई कितनी है, एल है, एंगल कितना है, थीटा है। ठीक, तो एल लंबाई में कितना हो जाएगा, एल लंबाई में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हो जाएगा एन ए एल। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एन ए एल। ठीक, अब देखो अगर ये एन ए एल हो गया, ठीक है, यहाँ पर देखो टोटल, टोटल कितना हो जाएगा, अतः कुल इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल, अतः सभी इलेक्ट्रॉनों पर, भाई एल लंबाई पर लगा ना, अतः संपूर्ण चालक पर, संपूर्ण चालक पर बल निकाल लो। ठीक है, तो संपूर्ण चालक पर बल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा एफ एम इज इक्वल टू, भाई क्यू, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, अगुले कुल इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा आपका एक इलेक्ट्रॉन पर बल। ये हो जाएगा, ऊपर निकाल रखें एफ डैश, और कुल इलेक्ट्रॉन है आपके पास एन ए एल। एफ डैश का मान रखो क्यू वी बी साइन थीटा इंटू एन ए एल, हो जाएगा आपका नेट फोर्स निकला यहाँ पर। समझ में है कि नहीं है, देखो ये हो गया आपका। अब यहाँ से अगर हम किसी चीज़ की वैल्यू, एन की वैल्यू रख लें, एन की वैल्यू रख लें सब उठा के। ठीक है, स्मॉल एन की मैं अगर वैल्यू रख दूँ यहाँ पे तो, ठीक है, देखो स्मॉल एन की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से उठा के रख दो, इसको ऊपर किसका दें, समीकरण नंबर 1 से स्मॉल एन का मान रखने पर एफ एम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका
क्यू वी बी साइन थीटा ए इंटू एल, और एन का मान, देखो एन का मान जब रखेंगे तो आई अपान ई ए वी डी, आई अपान ई ए वी डी, वेलोसिटी से ये भी वेलोसिटी होगी, वी डी से वी डी कैंसिल, एरिया से एरिया कैंसिल, और ई मतलब चाहे चार्ज कह लो इसको, ठीक है भाई। ये क्या है आपके पास, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी ना, तो ई को ही चार्ज कहेंगे तो ये इससे कट गया, तो बचा क्या क्या, देखो आई बी और एल बचा, इसका मतलब एफ एम इज इक्वल टू आ गया आपका आई बी एल और साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में आ जाए एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू आई ब्रैकेट में एल क्रॉस बी वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में होगी, ठीक। अब देखो कंडीशन शुरू हो जाएंगे यहाँ से, केस फर्स्ट, ठीक है। देखो कंडीशन लगा दे, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या होगा, देखो केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन 90, साइन 90 का मान मैक्सिमम होता है तो एफ हो जाएगा मैक्सिमम, सीधे से हो जाएगा आई बी एल, ठीक। अब इसके बाद केस टू, थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री, देन एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन 0, साइन 0 का मान 0, एफ बराबर कितना, ठीक। केस थर्ड, थीटा बराबर 180, तब भी एफ इज इक्वल टू आई बी एल कॉस 180, कॉस एक्स साइन 180, साइन 180 का मान 0, एफ बराबर कितना, ठीक। मतलब तार को अगर हम वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के ठीक परपेंडिकुलर ऐसे रखेंगे, ऐसे, तो सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा, इसकी डायरेक्शन में रखेंगे तो सबसे कम फोर्स लगेगा। बातें समझ में आई, ठीक है। अब देखो यहाँ तक आपने निकाल लिया, इसको हटा दें। देखो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, एक चीज़ तो ये है, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, भाई चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करना, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करना, ठीक। देखो एक तो है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, अगर किसी चालक तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है और आप यहाँ पर ज्ञात करना चाहते हैं, तो अंगूठे को चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में रखिए, फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखिए, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो फैली हुई उंगलियां, देखो अंगूठा यहाँ पे रख लीजिए ऐसे, ये अंगूठा है, ठीक। और फैली हुई उंगलियां जितनी भी हैं ऐसे, वो सब चुंबकीय क्षेत्र में, तो हाथ से बल लगाने की दिशा अंदर की ओर, देखो हाथ से गदूरी से बल लगाने की दिशा किधर की ओर होगी, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। बातें समझ में आई, तो दाएं हाथ के और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का सभी लोग जानते ही हैं, ठीक है। यदि हम अपने दाएं बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास की दोनों उंगलियों को परस्पर इस प्रकार फैलाएं, ठीक है, कि बी और एल मतलब हाँ, बी, ये पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, मध्यमा उंगली जो है वो वैद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो तीनों जो है जो तो अंगूठा जो है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो इस तरीके से ये आपका हो गया, ठीक है, चुंबकीय बल। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो होगा, ठीक है, वो होगा आपका, देख लीजिए, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल, ठीक है, दो समांतर धारावाही तारों के बीच, लेकिन ये टॉपिक होगा अगले नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, ओके।